वो आधा हिस्सा जिसके बगैर सच पूरा नहीं होता, वो है अर्ध सत्य। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ईडी के सामने जाना है और यह काउंटडाउन चल रहा है। 2 नवंबर को ईडी केजरीवाल से सवाल करने जा रहा है। प्रवर्तन निदेशालय, जिसको ईडी आप कहते हैं, वो अरविंद केजरीवाल से दिल्ली का जो कथित शराब घोटाला है उसके सिलसिले में समन जारी कर चुका है। 31 अक्टूबर को समन जारी किया गया। उसी दिन मनीष सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत नहीं दी, उनकी जमानत की अर्जी खारिज की और ये कहा कि 338 करोड़ के आसपास का जो ये पूरा गड़बड़ झाला दिख रहा है, इस को देखते हुए प्राइमा फेसी जमानत नहीं दी जा सकती है। तो उसको कहा गया कि 338 करोड़ की एक ट्रेल दिख रही है और उस आधार पर जमानत रद्द की गई और उसी दिन ईडी ने 2 तारीख के लिए समन भेजा अरविंद केजरीवाल को। बड़ा सवाल यह है कि आखिर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को क्यों बुलाया गया है। दरअसल ईडी का कहना है कि शराब घोटाला मामले में उसने, यानी कि ईडी ने जो आरोप पत्र दाखिल किए हैं उसमें केजरीवाल के नाम का कई बार हवाला दिया गया है। अरविंद केजरीवाल पर आरोप है कि वो दिल्ली आबकारी नीति 2021-22 को तैयार करने और उसे लागू करने को लेकर के अपनी पार्टी के नेताओं के संपर्क में थे। कहने का मतलब कि अगर नीति गलत है, लागू करने के तौर तरीके गलत हैं और लागू करने के बाद बहुत सारी धांधलियां, घपले दिख रहे हैं, तो यह अरविंद केजरीवाल तक जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। ईडी कह रहा है। ईडी का यह भी कहना है कि शराब घोटाला मामले में 338 करोड़ रुपए की जो मनी लॉन्ड्रिंग, या यूं कहिए कि पैसे की हेरा फेरी, धांधली जो हुई है, उससे जुड़े सवाल पूछे जाएंगे। ईडी ने इसका जिक्र समन में अपने किया है। जो आम आदमी पार्टी है, मैं आपको आम आदमी पार्टी की तरफ से बयान सुनाना चाहता हूं। वो दरअसल ये कह रही है कि केंद्र की सरकार बीजेपी आम आदमी पार्टी को ख़त्म करना चाहती है और ख़त्म करने की मंशा से ही उसने यह पूरा शिकंजा अरविंद केजरीवाल और उनकी सरकार के ऊपर कस रखा है, ताकि लोकसभा चुनावों से पहले पूरी पार्टी या पार्टी का जो आला कमान है वो जेल में रहे। ये अपने बचाव में आम आदमी पार्टी कर रही है। आप बयान सुनिए। शीर्ष नेता है, टॉप लीडरशिप है पार्टी की, या पार्टी का मेन मुखिया है, मेन अध्यक्ष है, अगर उसे ही पकड़ के जेल में डाल दोगे तो रेस में तो अकेले भाजपा दौड़ेगी और अकेले ही जीत जाएगी। जब रेस में कोई दौड़ेगा ही नहीं उनके साथ, तो अकेले ही दौड़ेगी और अकेले ही जीत जाएगी। इसी श्रृंखला में एक योजना बनी है और उस योजना में पहला अरेस्ट दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का भाजपा की एजेंसियां करने जा रही हैं। दिल्ली में 7 लोकसभा की सीटें हैं। इंडिया गठबंधन अगर एकजुट होकर लड़ता है तो 7 की 7 सीटें बीजेपी हार रही है। आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। और ये 7 की 7 की सीटों की हार बीजेपी को इतना सता रही है कि वो अपने अरेस्ट की शुरुआत दिल्ली से करने जा रहे हैं और पहला अरेस्ट अरविंद केजरीवाल जी का करेंगे, ताकि इन 7 सीटों पर आम आदमी पार्टी लड़ने लायक ना रहे। जब नेता ही नहीं होगा तो पार्टी कैसे चुनाव लड़ेगी। और अरविंद केजरीवाल जी को जेल में डालो, 7 सीटें दिल्ली की अपनी जेब में डालो। बीजेपी कह रही कि बहुत बढ़िया है, अपने तरीके से आप अपने हक में जो भी तर्क करना चाहते हैं कर लीजिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जमानत नहीं दी है और सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि इसमें गड़बड़ झाला है, धांधली है, तो जमानत अगर मनीष को नहीं मिली है और उसी के आधार पर अरविंद केजरीवाल को ईडी ने बुलाया है, तो फिर आपको अपने हक में, अपने बचाव में जिस तरीके से भी दलील देनी है दे लीजिए, मामला तो कोर्ट में है। अब जो चीज़ें कुछ हैं वो आपके सामने मैं साफ करना चाहता हूँ। ये जो कथित तौर पर शराब घोटाला है, उसमें मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी जो है वो 26 फरवरी को इस साल हुई, फरवरी में, और 4 अक्टूबर को संजय सिंह जो राज्यसभा सांसद हैं और पार्टी की मुखर आवाज़ हैं, उनकी गिरफ्तारी 4 अक्टूबर को ही। जो शराब घोटाला है इसमें सीबीआई और ईडी यह दोनों एजेंसीज जांच कर रही हैं। तो पहले मनीष की गिरफ्तारी सीबीआई ने की और उसके बाद ईडी ने कर ली।
तो जब जेल में थे उसी दौरान ईडी ने उनको अपने तहत ले लिया। संजय सिंह गिरफ्तारी ईडी ने की और केजरीवाल को समन दिया है ईडी ने। हालांकि सीबीआई अप्रैल में पहले ही इनसे पूछताछ कर चुकी है। तो सीबीआई ने पूछताछ कर ली है, ईडी ने समन जारी किया है और 2 तारीख को यानी कल अरविंद केजरीवाल को ईडी दफ्तर जाना है उन सवालों का जवाब देने के लिए जो सवाल ईडी ने अरविंद केजरीवाल की खातिर तैयार कर रखे होंगे। इससे पहले 4 अक्टूबर को आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह को गिरफ्तार किया, जो मैंने आपको बताया। संजय सिंह की गिरफ्तारी कैसे हुई, क्यों हुई? आम आदमी पार्टी के मनीष के बाद दूसरे नेता जिनकी गिरफ्तारी हुई है। करीब 1.5 साल पहले अरविंद केजरीवाल सरकार के मंत्री रहे सत्येंद्र जैन की मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में मई 2022 में गिरफ्तारी हुई थी और उनकी गिरफ्तारी के लगभग 1.5 साल पूरे हो गए हैं। इस साल फरवरी में मनीष की गिरफ्तारी हुई। मनीष की नंबर 2 की हैसियत पार्टी के भीतर रही है। गिरफ्तारी हुई, उसके बाद आम आदमी पार्टी के तेवरदार नेता संजय सिंह शराब घोटाले में ईडी की कस्टडी में गए और फिर उसके बाद जेल में हैं। यानी कि 16 महीने के अंदर 3 नेता पार्टी के जो बड़े हैं वो भ्रष्टाचार के आरोप में जांच एजेंसियों के शिकंजे में आ गए। संजय सिंह की गिरफ्तारी किस आधार पर हुई, इसे भी आप समझिएगा, क्योंकि यहीं से सवाल निकलेंगे कि अरविंद केजरीवाल से क्या पूछा जा सकता है। दरअसल दिनेश अरोड़ा हैं। दिनेश अरोड़ा एक कारोबारी हैं दिल्ली के और बहुत सारे रेस्टोरेंट्स उनके हैं दिल्ली में। दिनेश अरोड़ा ने कहा कि मैं संजय सिंह से मिला एक पार्टी में और संजय सिंह से मिलने के बाद मेरी मुलाकात अरविंद केजरीवाल से करवाई गई। अरविंद केजरीवाल के घर पर मैं गया, संजय सिंह, अरविंद केजरीवाल और मैं, हम तीनों लोग थे और तीनों के बीच में बैठक हुई। यही दिनेश अरोड़ा कह रहे हैं कि हमने कैश पैसे जो हैं वो सर्वेश जो हैं वो संजय के, आप समझ लीजिए कि पर्सनल एडवाइज़र के तौर पर काम करते हैं और विवेक त्यागी जो उनके आप निजी सहायक की हैसियत मान सकते हैं। जब भी आप संजय सिंह को देखेंगे तो गाड़ी जो ड्राइविंग सीट होती है उस सीट पर आप विवेक को पाएंगे। तो पैसे जो हैं दिनेश अरोड़ा ने सर्वेश मिश्रा को संजय सिंह के घर पर दिए। यह बात ईडी ने कही कि पूछताछ में दिनेश अरोड़ा ने यह बात बताई और वह कैश जो है वो जाकर के संजय सिंह घर पर दिया गया। अब संजय सिंह कौन? यही आदमी कह रहा है कि हमने पैसे भिजवाए और यही आदमी कह रहा है कि संजय सिंह और मेरी मुलाकात अरविंद केजरीवाल के घर पर अरविंद के साथ हुई थी। तो अब ये कड़ियां जो हैं आपस में जुड़ती जा रही हैं और इसीलिए अरविंद केजरीवाल के सामने सवाल जो होगा वो शराब घोटाले में पैसे की हेराफेरी, लेन देन से जुड़ा होगा। दिनेश अरोड़ा दिल्ली शराब केस में मुख्य आरोपी और रेस्टोरेंट चलाने वाले आदमी हैं। मई में ईडी ने एक शिकायत में संजय सिंह का नाम लिया था और कहा था कि दिनेश अरोड़ा ने सबसे पहले संजय सिंह से ही मुलाकात की थी और संजय सिंह ने ही दिनेश अरोड़ा की मुलाकात मनीष सिसोदिया से कराई थी। तब संजय सिंह ने ईडी को एक कानूनी नोटिस भेजा था जिस पर ईडी ने जवाब दिया था कि संजय सिंह का नाम अनजाने में चला गया। मई में ही ईडी ने संजय सिंह के 2 सहयोगियों, जिनको मैंने अभी आपको बताया, अजीत त्यागी और सर्वेश मिश्रा के घर पर छापा मारा था। इसके अलावा मनीष सिसोदिया के खिलाफ दायर की गई ईडी की चार्जशीट में भी संजय सिंह का नाम आया। आरोप लगे कि दिनेश अरोड़ा ने संजय सिंह के कहने पर ही दिल्ली चुनाव के लिए पार्टी फंड इकट्ठा करने का काम किया था। इसके लिए संजय सिंह ने कथित तौर पर दिनेश अरोड़ा को फोन किया था। कोर्ट में ईडी की ओर से पेश हुए एक वकील इनके मत्ता ने कहा कि मुख्य आरोपी दिनेश अरोड़ा ने संजय सिंह को 2 मौकों पर 2 करोड़ रुपए दिए। दिल्ली की अदालत ने कहा कि संजय सिंह की गिरफ्तारी अनुचित नहीं थी। जब गिरफ्तारी हुई थी और गिरफ्तारी के खिलाफ कस्टडी दी कोर्ट ने, उस समय उसने कहा कि जो गिरफ्तारी हुई वो अनुचित नहीं थी। ईडी ने संजय सिंह पर दिल्ली शराब नीति मामले में 2 करोड़ रुपए लेने का आरोप लगाया है। अदालत ने कहा कि संजय सिंह से हिरासत में पूछताछ इसलिए ज़रूरी है
ताकि घोटाले के पैसों और उससे संबंधित बाकी गतिविधियों के बारे में जानकारी मिल सके। जब कोर्ट आपको कस्टडी में भेज रहा है, उस दौरान उसको कस्टडी में भेजे जाने का कारण जो दिख रहा है, उस कारण को मैं आपके सामने रख रहा हूं। क्योंकि संजय सिंह और मनीष, इन दोनों को आप समझ लेंगे तो फिर अरविंद केजरीवाल से सवाल क्या ईडी पूछेगा यह समझना आपके लिए आसान हो जाएगा। मनीष के ऊपर मुकदमा इसलिए हुआ क्योंकि मनीष के पास आबकारी मंत्रालय था और पूरी जो नीति बनाई गई वो आबकारी मंत्री के तहत ही बनी। लिहाजा उस नीति को बनाने, उसको लागू करने में जो धांधली बरतने का आरोप रहा है वो, और फिर उसके बाद गलत तरीके से जो लाइसेंसधारी लोग थे, शराब कारोबारी, उनको फ़ायदा पहुंचाने, उस फ़ायदे को अपने तक लाने के लिए जो रास्ता अख्तियार किया गया, ईडी के मुताबिक जो आरोप हैं, उन सब के बीच में अरविंद केजरीवाल के लिए सवाल खड़े हैं। बीजेपी जो कह रही है कि यह सब कुछ अगर कोर्ट के जरिए हो रहा है तो आप सवाल हमारे ऊपर क्यों खड़ा कर रहे हैं? आपके खिलाफ सबूत मिल रहे हैं तो आपकी दलीलें किस काम की हैं? वो लचर हैं। आप कट्टर ईमानदार कहते हैं अपने आप को, लेकिन जो सच्चाइयाँ अदालत के भीतर दिख रही हैं, ईडी और सीबीआई की जांच में दिख रही हैं, वो आपके उस दावे के ठीक उलट है जो आपकी पोल खोलते हैं। इसलिए अभी आप बीजेपी को सुनिए। जो रिपोर्ट बन के आई उसको कहा नहीं। केजरीवाल जी के घर की बैठक में कहा ये जीएम की रिपोर्ट मानी जाएगी। और जीएम की रिपोर्ट कौन थी? जो सदन लॉबी ने बना कर करके अपना पूरा फायदे का बना करके दिया था। और ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, अरविंद केजरीवाल के जो सेक्रेटरी हैं उन्होंने कहा इन्वेस्टिगेशन में, अरे सॉरी, मनीष सिसोदिया के। और ये सब बातें रिकॉर्ड पर हैं। सीबीआई भी इंक्वायरी कर रही है, ईडी भी इंक्वायरी कर रही है, चार्जशीट फाइल हुई है, आप सभी जानते हैं। इसी में एक और सवाल उठता है, क्या इतना बड़ा स्कैम बिना केजरीवाल के आशीर्वाद से हो सकता है क्या? जो लोग भी दिल्ली सरकार को जानते हैं और उनके चाल चलन को जानते हैं, सच ए मैसिव स्कैम कैन नॉट टेक प्लेस विदाउट द क्लियर अप्रूवल ऑफ मिस्टर केजरीवाल। दिल्ली का जो कथित शराब घोटाला है वो बीजेपी और आम आदमी पार्टी के लिए लड़ाई का आधार बन गया है। दोनों पार्टियों के बीच में तलवारें तनी रहती हैं, बयान लगातार दिए जाते हैं। एक पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है तो थोड़ी ही देर बाद दूसरी पार्टी के प्रवक्ता सामने आ जाते हैं। मैं आपको यह बताने से पहले कि अरविंद केजरीवाल के सामने जो बड़े और बुनियादी सवाल होंगे वो क्या होंगे, यह बताना चाहता हूं कि यह पूरा मामला क्या है। इसलिए इस मामले को समझ लीजिए, फिर मैं आऊँगा कि सवाल क्या पूछे जा सकते हैं और किस आधार पर पूछे जाएंगे। ये एक नीति है जिसको आप आबकारी नीति दिल्ली कहते हैं, 2021-22। उस नीति को सरकार ने मार्च 2021 में ये ऐलान किया कि हम नई आबकारी नीति के साथ आएंगे। ये नीति 2021 नवंबर में लागू हो गई। लागू होने के बाद क्या हुआ? तय हुआ कि 32 जोन दिल्ली में बनाए जाएंगे और 849 लाइसेंस दिए जाएंगे। ये जो 32 जोन बनेंगे, एक जोन में 26 से 27 दुकानें होंगी। तो अगर आप गुणा कर देंगे तो लगभग इतनी दुकानें निकलती हैं, तो लगभग 850 के आसपास दुकानें दी जाएंगी। और दुकानें खुली कितनी? 650। और ये 650 दुकानें क्या थी? ये सारी की सारी प्राइवेट हाथों में चली गई। यानी कि सरकार का नियंत्रण, सरकारी जो ठेके होते थे, सरकारी ठेके जीरो हो गए और जितने भी ठेके रहे वो सब प्राइवेट हाथों में चले गए। शराब कारोबारियों ने ये सारी दुकानें ले ली। यह मामला जब सामने आया, इसके बाद बवाल होना शुरू हुआ। आबकारी नीति शुरू से ही बवाल में चलती रही, सवालों में चलती रही और उस पर बीजेपी ने लगातार सवाल करने शुरू किए। मनीष पर जो आरोप है उस पर आने से पहले मैं आपको एक छोटा ब्रीफ देता हूं। लेफ्टिनेंट गवर्नर वीके सक्सेना जो दिल्ली के हैं, उन्होंने कहा कि भाई ये धांधली है क्या, और धांधली का पता करने के लिए उन्होंने चीफ सेक्रेटरी को कहा कि आप देखिए कि इसमें क्या हो रहा है। चीफ सेक्रेटरी ने एक रिपोर्ट दी। रिपोर्ट में उन्होंने कहा कि जो लाइसेंसधारी हैं, प्राइवेट प्लेयर्स हैं, उनको गैर वाजिब तरीके से फ़ायदा पहुंचाने के लिए सरकार ने नियमों के साथ ऐसी तैसी की है और नियमों की अनदेखी हुई है।
फिर सीबीआई जांच का आदेश लेफ्टिनेंट गवर्नर ने दिया कि भैया अगर ऐसा है तो सीबीआई जांच होनी चाहिए। सीबीआई इसमें आ गई। सीबीआई ने एफआईआर रजिस्टर किया और जो आरोप लगे मनीष के ऊपर, क्योंकि मनीष के पास आबकारी मंत्रालय भी था, स्वास्थ्य मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, जो बड़े मंत्रालय रहे दिल्ली के ज़्यादातर मनीष के पास ही रहे। नंबर 2 की हैसियत मनीष की थी अरविंद केजरीवाल के बाद। तो शराब कारोबारियों को लाइसेंस फीस में छूट दी गई। जो सरकार लाइसेंस फीस लेती थी वह छूट यहाँ दे दी गई। इसके चलते 140 करोड़ या 142 करोड़ के आसपास की जो रकम आनी चाहिए थी सरकारी खजाने में वो नहीं आ पाई। ये 144 करोड़ 36 लाख रुपए ये लाइसेंस फीस में छूट हो गई। अगला आरोप था यह कि कैबिनेट को लूप में लिए बिना छूट का फैसला किया गया। जो रास्ता है कानूनी कि कैबिनेट की बैठक होती है, उसमें प्रस्ताव रखा जाता है, उस पर रजामंदी होती है, फिर उसके बाद उस फैसले को लागू किया जाता है, लेकिन कैबिनेट को लूप में नहीं लिया गया। और जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं, क्योंकि लेफ्टिनेंट गवर्नर की मंजूरी के बगैर ही लाइसेंस की डेट बढ़ाई जाती रही। लाइसेंस लेने के लिए जो तय तारीख थी उसको 2 बार बढ़ाया गया और दोनों बार बढ़ाने के लिए सरकार ने खुद से ही फैसला किया और इसमें लेफ्टिनेंट गवर्नर को नहीं लिया। आपको पता है कि दिल्ली में कोई भी अहम फैसला होगा तो उसमें उपराज्यपाल की मंजूरी ज़रूरी होती है, ऐसा इसमें नहीं किया गया। तो ये आरोप थे। इसके बाद इसमें पैसे की धांधली का मामला आया और फिर उसमें ईडी घुस गई। तो सीबीआई के बाद ईडी भी आ गई। मनीष के ऊपर आरोप थे। उसके बाद संजय सिंह उस घेरे में आने लगे, क्योंकि जब पूछताछ होने लगी तो बहुत सारे ऐसे लोग थे जैसे कि दिनेश अरोड़ा, समीर महेंद्रू, विजय नायर, अमित अरोड़ा, ये सब लोग इसी मामले हैं और इन सबों की गिरफ्तारी 2022 में ही हुई। किसी की सितंबर में हुई, जैसे समीर महेंद्रू की सितंबर 2022 में हुई, नवंबर 2022 में विजय नायर की हो गई और विजय नायर के थोड़े दिन के बाद ही अमित अरोड़ा की हो गई। ये सब लोग इसी मामले में जुड़े हुए हैं और इन सबों से जो पूछताछ हुई उसके आधार पर मनीष तक पहुंचा गया और मनीष और इन सबों से जो पूछताछ हुई फिर संजय सिंह तक। अब संजय सिंह तक आने के लिए आधार क्या है, वो सर्वेश मिश्रा और विवेक त्यागी का जो मैंने जिक्र किया था उसको मैं थोड़ा सा और आपको बता देना चाहता हूँ। जो ईडी कहता है, मैं बार बार कहता हूँ कि जो चीज़ें भी इस मामले में आपके सामने इंडिया न्यूज़ रखता है वो उस हवाले से है जिस हवाले से हम कोट करते हैं, जैसे ईडी। तो ईडी का दावा यह है कि सर्वेश मिश्रा ने संजय सिंह की तरफ से उनके घर पर 2 बार 2 करोड़ रुपए लिए थे। खबर यह है कि विवेक त्यागी को मुख्य आरोपी अमित अरोड़ा की कंपनी अरालियास हॉस्पिटैलिटी के बिजनेस में हिस्सेदारी दी गई। आप समझिएगा, विवेक को एक कंपनी में हिस्सेदारी इसलिए दी गई क्योंकि संजय ने कोई काम करवाया था। दिल्ली की अदालत ने कहा कि संजय सिंह की गिरफ्तारी अनुचित नहीं थी क्योंकि ईडी ने संजय सिंह पर दिल्ली शराब नीति मामले में 2 करोड़ रुपए लेने के हाथ होने के आरोप लगाए। अदालत ने कहा कि संजय सिंह से हिरासत में पूछताछ जरूरी है ताकि घोटाले के पैसों और उससे संबंधित बाकी गतिविधियों की जानकारी ठीक ठाक तरीके से हो सके। आरोप क्या था? दिनेश अरोड़ा ने संजय सिंह की मुलाकात कुछ और व्यवसायियों से करवाई जिसमें अमित अरोड़ा का नाम खास तौर पर सामने आया। फिर एक मीटिंग हुई मनीष सिसोदिया के घर पर। इसमें मनीष थे, दिनेश अरोड़ा, अमित अरोड़ा और संजय सिंह। इस मीटिंग में सिसोदिया ने कथित तौर पर कहा कि वो दिल्ली की शराब पॉलिसी में बदलाव करेंगे। इसके एवज में संजय सिंह के करीबी विवेक त्यागी को अमित अरोड़ा के बिजनेस में हिस्सेदारी मिली। दिल्ली शराब पॉलिसी मामले में 2 केस चल रहे हैं, एक जो सीबीआई ने दर्ज कर रखे हैं और दूसरा जो ईडी ने दर्ज कर रखे हैं। और मैं बार बार जिक्र कर रहा हूं ताकि आपको चीजें साफ साफ समझ में आएं और अनसुलझी से ना रहें। दिनेश को साल 2022 में सबसे पहले सीबीआई ने अरेस्ट किया। दिनेश ने कोर्ट में कहा कि वो इस मामले में सरकारी गवाह बनना चाहता है। राउज एवेन्यू कोर्ट ने ये बात कबूल कर ली। फिर जुलाई 2023 में दिनेश को ईडी ने अरेस्ट कर लिया और संजय सिंह पर छापा पड़ने के ठीक एक दिन पहले यानी कि 3 अक्टूबर को दिनेश अरोड़ा ईडी केस में भी सरकारी गवाह बन गया। तो ये जो स्थितियां हैं जो आपके सामने दिख रही हैं, इस ग्राफिक्स के आधार पर आप समझ सकते हैं कि मैं क्या कह रहा हूं।
लोग, चेहरे, उनकी जो भूमिका है बतौर आरोप और जिस तरीके से मीटिंग चलती रही, यह सब कुछ आपके सामने है, तो आपको समझने में थोड़ी आसानी हो जाएगी। तो दिल्ली शराब घोटाले में दो एजेंसियां सीबीआई और ईडी चल रही हैं। सीबीआई इस बात की जांच कर रही है कि शराब नीति बनाते समय कौन सी इरेगुलरिटी की गई, पॉलिसी में क्या धांधलियां रही, और ईडी इस बात की जांच कर रहा है कि पैसे के लेन देन में क्या धांधली हुई। दोनों की जांच दो अलग अलग प्लेटफॉर्म पर चल रही है। पूरे मामले में अब तक दोनों एजेंसियों ने 15 से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया है। इसमें संजय सिंह हैं, मनीष हैं, विजय नायर हैं, समीर महेंद्रू हैं, दिनेश अरोड़ा हैं, अमित अरोड़ा हैं, पी शरदचंद्र रेड्डी, कई लोग, 15-16 लोग हैं। लेकिन ईडी और सीबीआई का शिकंजा मनीष, संजय सिंह, अरविंद केजरीवाल के ऊपर ज़्यादा कस रहा है। दो, संजय सिंह और मनीष सिसोदिया दोनों जेल में हैं और अरविंद केजरीवाल के सामने अब ईडी के सवाल होंगे। आम आदमी पार्टी यह डर लगातार जता रही है कि मंशा जो है ईडी की अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करने की है, इसलिए बहुत मुमकिन है कि 2 नवंबर को जब अरविंद केजरीवाल ईडी दफ्तर जाएंगे और उनसे पूछताछ होगी तो लंबी पूछताछ के बाद उनको भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। अब कुछ ग्राफिक्स मैं आपको दिखाना चाहता हूं। उन ग्राफिक्स के ज़रिए जो चीज़ें अभी तक आप समझना चाहते हैं वो आप समझ पाएंगे। ये कुछ लोग हैं, जैसे विजय नायर एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में जो लोग होंगे वो विजय नायर के नाम से बहुत परिचित होंगे। बड़ा नाम है एंटरटेनमेंट के विजय नायर। नेक्स्ट प्लेट। ये दरअसल जो आम आदमी पार्टी है उसके कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट जो था ना, उसके हेड भी रहे हैं, या कहिए इनको इंचार्ज बना कर रखा गया था। तो आम आदमी पार्टी की जो भूमिका रही है कम्युनिकेशन के दायरे में, वो इनको दी गई थी। शराब घोटाले की अहम कड़ी होने का आरोप लगाया जाता है विजय नायर पर। विजय नायर पॉलिसी बनाने में और पॉलिसी के ज़रिए सरकार में जो लोग हैं उनको कितना फ़ायदा हो सकता है, जो कारोबारी हैं उनको कितना फ़ायदा हो सकता है, यह सब कुछ बताने तय करने में बड़ी भूमिका निभाए थे। यह आरोप ईडी लगाता है, क्योंकि ब्रेन इंडी का था, अब दूसरे हैं। एक बड़े कारोबारी हैं शराब के, समीर महेंद्रू। इनकी जो कंपनी है उसका नाम है इंडोस्प्रिट, और उसी कंपनी के मालिक हैं। इंडोस्प्रिट से ही पैसा जो है दिनेश अरोड़ा की कंपनी में ट्रांसफ़र हुआ, जिसका रिकॉर्ड है। तो दिनेश अरोड़ा की कंपनी को 1 करोड़ रुपए इंडोस्प्रिट से ट्रांसफ़र हुए थे। अब ये ट्रांसफ़र क्यों है कि दिनेश अरोड़ा की नज़दीकी जो है वो सरकार के साथ मानी जाती है, और काम समीर महेंद्रू का हुआ, लिहाजा समीर महेंद्रू ने पैसा दिनेश को दिया। फ़ायदे के लिए 2 से 4 करोड़ रुपए रिश्वत समीर महेंद्रू ने दिए हैं, जिसके एवज में उन्होंने अपनी कंपनी के लिए फ़ायदा उठाया है। तो ये समीर महेंद्रू का परिचय आपके सामने है। इस पूरे खेल में, या कहिए कि आरोपों के दायरे में, एक और नाम आपके सामने आएगा, दिनेश अरोड़ा, जिनका जिक्र मैं बार बार कर रहा हूँ। और दिनेश अरोड़ा की पहचान ये है कि दिल्ली में बहुत सारे हाई क्वालिटी जो रेस्टोरेंट हैं वो इनके हैं, और उनके ये बड़े कारोबार, रेस्टोरेंट के बड़े कारोबारी माने जाते हैं। और बहुत मशहूर जाने माने रेस्टोरेंट जो हैं वो इनके हैं। इनकी कंपनी है, उसका नाम है राधा इंडस्ट्रीज़, और समीर की कंपनी इंडोस्प्रिट से राधा इंडस्ट्रीज़ में ही 1 करोड़ रुपए का ट्रांसफ़र दिखता है। तो यह जो मनी ट्रेल है ये बार बार ईडी इस्टेब्लिश करने की कोशिश करता है, और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट को लगा कि ईडी जो कुछ भी रख रहा है उसके सामने वो कड़ियाँ आपस में एक दूसरे से जुड़ती जा रही हैं, इसलिए इतनी आसानी से ज़मानत नहीं दी जानी चाहिए। लिहाजा मनीष सिसोदिया को ज़मानत नहीं दी, और उसी के आधार पर जो सवाल ईडी के सामने हैं या पूछताछ के बाद उसने तैयार कर रखे हैं, उन्हीं को लेकर के वो अरविंद केजरीवाल के आगे रखेगा और फिर पूछेगा। अब जब अरविंद केजरीवाल होंगे तो जाहिर है मनीष, संजय, समीर महेंद्रू, विजय नायर, दिनेश अरोड़ा, इन सब से जो सवाल हुए हैं और उन सवालों का जो सिरा अरविंद तक जा रहा होगा, उनको ईडी तैयार करके अपने पास रखे होगा। कल जब अरविंद जाएंगे तो उन सवालों का सामना उनको करना होगा। अरसत में आज इतना ही। मेरी मुलाकात आपसे अब कल होती है।
तब तक के लिए दीजिए विदा, नमस्कार। वो आधा हिस्सा जिसके बगैर सच पूरा नहीं होता, वो है अर्ध सत्य।